बनते कैसे हैं, कौन कौन से मेजर एयर मास है, यही आपको दिस विल बी द परफेक्ट। चलिए आगे चले, यहां तक समझ में आ गया हो तो मुझे बताएं, जिससे मैं अब आगे बढ़ूं। जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। कोई ज्योग्राफी का ऐसा जैसे समझ में ना आया हो, और जो ज्योग्राफी से मेंस दे चुके हो वो बताएं। आ गया सर। भाई आपसे कितनी बार कह दिया अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ब्रजेश कुमार आपका भी वीडियो ऑन नहीं है, नूतन सिंह आपका भी वीडियो ऑन नहीं है। सर मेरे पास 2 सेट लगे हुए, कंप्यूटर में भी चल रहा है, साथ में चल रहा है, मुझे हर एक का जी सर। इतनी तेज सूरज निकलना। मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए 1 साल पहले यहाँ लाइट लगवाई थी, मेरे कंप्यूटर के ऊपर लाइट लगी हुई, इसलिए आपको दिख रहा होगा मेरा चेहरा बिल्कुल साफ। ये लाइट फोकस लाइट है जो मेरे ऊपर पड़ रही है सीधे। अब तीसरा सवाल पहले का ही लिख रहा है, डिस्कस द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। समुद्र की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या खतरे हैं। समुद्र की सरफेस का टेम्परेचर, समुद्र के नीचे, मान लो समुद्र इतना इतना है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वहां का टेम्परेचर, जैसे आप कभी तालाब में नहाए होंगे, कभी ट्यूबवेल की कुंडी में नहाए होंगे, कभी नदी में नहाए होंगे, तो नीचे का टेम्परेचर हमेशा अलग होता है, ऊपर का अलग होता है। स्विमिंग पूल में आप जब नहाएंगे, ऊपर की तरफ पानी चूंकि सनरेज होती है तो गर्म रहता है, नीचे जैसे स्विमिंग पूल में जाएंगे तो ठंड लगने लगती है। नदी में भी ऊपर नहाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जितना गोता मारेंगे उतनी गंदगी और उतना ही तो पानी ठंडा होगा। प्लस क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है, टर्बुलेंस फ्लो, वो हाइड्रोडायनेमिक फ्लो अलग अलग होता है। मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा वाटर है, तो 3 मीटर तो वाटर नीचे वाला तो स्लो बहेगा, उससे ऊपर वाला उससे तेज बहेगा, उससे ऊपर वाला उससे तेज बहेगा। इसी पूरे फिनोमेना को हाइड्रो जो क्या नाम है, जो आईआईटी वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरा स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी पानी की गतिशीलता का स्टडी। जब आप एक गिलास से छोटा सा पानी डालते हैं ना किसी मेज पे, तो आप देखेंगे पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो ज्यादा तेज चलती है, जो अंदर वाली लेयर वो उतनी तेज नहीं चलती है। अब सवाल उसी से रिलेटेड आ रहा है, हैजार्ड एसोसिएटेड विद राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस का जो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा तो मामला गड़बड़ हो रहा। क्या गड़बड़ हो रहा, सोच के बताओ। बहुत सारी जो एनिमल स्पीशीज है, बहुत सारी जो प्लांट स्पीशीज है, उनमें डिवीजन होता है। प्लांट्स में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं एल्गी, और दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एल्गी से ही बनती है। एल्गी पूरे समुद्र में छाई हुई है, और सबसे बड़ी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर वही है एल्गी। जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, जिन्हें हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम, अरे भैया ऐसे रिकॉर्ड भी कर रहे हो नहीं, ये आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा कोई कर रहा? यस सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। कौन कर रहा रिकॉर्ड? मैंने जिम्मेदारी तो एक को दी थी, मैं देख लूंगा ग्रुप पे मैंने किसे दिया, हरिओम को दिया। जी सर मैं ही कर रहा हूं सर रिकॉर्ड, हरिओम। तो भैया ऐसा समझो कि एल्गी जो है, अगर इस पूरी दुनिया से फॉरेस्ट हटा भी दिए जाए, उसके बावजूद ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर प्रोड्यूसर ऑक्सीजन का तो समुद्र के छोटे छोटे शैवाल हैं, जिन्हें एल्गी कहते हैं। लेकिन वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और एल्गी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है समुद्र की सरफेस पे, तो 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक तो हॉरिजॉन्टल, यानी कि पैसिफिक में कितनी है, अटलांटिक में कितनी है, इंडियन में कितनी है, पोलर में कितनी है, छोटे छोटे सी में। एक होता है वर्टिकल, समुद्र की सतह पे कितनी है, नीचे फ्लोर पे, और ऊपर सरफेस पे कितनी है, और बीच में कितनी है। तो
की एल्गी है उसका फोटोक्रोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फोटोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि जब किसी सूर्य की रोशनी को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है प्रिज्म। तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, यस सर। जिसे विबग्योर कहते हैं। यस सर। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी सबसे नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है। तो ऊपर वाले लेयर में तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी डस्ट होती है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कॉमन से। तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहले तो एल्गी इफेक्ट होगा और जो सी प्लांट्स हैं वो इफेक्ट होंगे, सी एनिमल्स हैं वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि सी एनिमल्स का भी मछलियों का अपना टेम्परेचर सेट है। जो जितने टेम्परेचर पर रहता है उतने टेम्परेचर पर रहना चाहता है। प्लस बायोडायवर्सिटी इफेक्ट होगी, प्लस जो कोरल्स हैं, कोरल को हिंदी में क्या कहते हैं सब? प्रवाल। प्रवाल प्रवाल प्रवाल। यस, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हॉट और कोल्ड वाटर के मिलन पे होते हैं। यस सर। वो जो हॉट और कोल्ड वाटर के मिलन पे हैं आपके, वो अफेक्ट होंगे। अब मैंने हिंट कर दिया, अब आप बताएं क्या। और हाँ, इसका परिणाम ये होगा कि जो हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बनने के कारण एक बहुत बड़ा ग्रैंड बैंक बनता है यूरोप और यूएस के पास, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा फिशिंग की जाती है। वहां टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिशिंग नहीं हो पाएगी। तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो मछली खाने पर निर्भर है, उसके लिए फूड की शॉर्टेज हो सकती है। चलो मैंने इतना बता दिया मोटा मोटा, अब आप शुरू करें। टेम्परेचर चेंज होगा तो सडन क्लाइमेट चेंज भी होगा। साइक्लोन जैसे बढ़ रहे हैं तो सर वो कहीं ना कहीं सी सरफेस के टेम्परेचर से ही रिलेट करते हैं। और सर एल नीनो ला नीनो हुआ, सर आपने जैसे बताया कि जो फिशिंग की जगह है वो अफेक्टेड होगी। दूसरा सर जो ओशियन करंट है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, तो उनकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। और वो नॉर्थ अटलांटिक सी में मेजर सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का। अमेरिका से यूरोप की तरफ गल्फ स्ट्रीम जो है वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन कराती है, तो सर ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट होगा, तो इकोनॉमिकल इफेक्ट भी ज्यादा दिखाई देंगे। आगे बताइए। सर अगर इंडियन ओशियन वाली साइड पे देखें तो इंडिया का जो पैटर्न है क्लाइमेट का, वो भी पूरा चेंज होता जाएगा। इसके अलावा समुद्र में जो कोल्ड और हॉट टेम्परेचर जो स्ट्रीम्स हैं वो अफेक्ट होंगी। जी सर, करंट्स जो हैं, ओशियन करंट। और जो हमारे यहाँ बनता है कंटूर चार्ट, जिसे ब्लू से लेकर रेड तक दिखाया जाए। रेड का मतलब हॉट पोर्शन, ब्लू का मतलब कोल्ड पोर्शन। रेड का मतलब वहां 35 डिग्री टेम्परेचर है और हॉट है, और जो कोल्ड है वो ब्लू है, वो 2 डिग्री पे बनाया जाता है, कुछ में तो माइनस भी चला जाता है। तो जो SST है, सी सरफेस टेम्परेचर, उसको लगातार मॉनिटर किया जाता है। इंडिया में भी जगह जगह मॉनिटर किया जाता है। कोई इंस्टीट्यूट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सी सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। अब सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि इससे क्या संकट आएगा। क्लाइमेट चेंज में तो इतनी हाहाकार मची हुई है दुनिया में, रोज तो अखबारों में हल्ला कटता। बताओ क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चेंज आएंगे।
और सर क्लाइमेट सी सरफेस टेम्परेचर सबसे अच्छा मापदंड है क्लाइमेट चेंज को अपनी आंखों के सामने नापने का। सी सरफेस में अगर टेम्परेचर आ रहा है चेंज में, तो आप जान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, लगभग 1.5 डिग्री का अंतर आ चुका है। जो टेम्परेचर था वो 0.5 माइनस में था 1880 के आसपास, और आज 2020 में बढ़ के 1.0 हो चुका है। यानी 0.5 से 0 पे आया, प्लस फिर उसके बाद प्लस 0.5 हुआ, प्लस 1 है, यानी 1.5 डिग्री का अंतर आया। और ये इतना चेंज पिछले 100 सालों में आ गया है, जितना चेंज पिछले लगभग 10 लाख सालों में नहीं आया। 1.5 डिग्री का चेंज पिछले 10 लाख सालों में नहीं आया। अंतिम जो ग्लेशियल पीरियड था लगभग 8-10 लाख साल पहले, उसके बाद इतना चेंज नहीं आया। इसका मतलब पिछले 100 सालों में ऐसा जरूर कुछ हुआ है, तो ये सारा चेंज आया है। और सी सरफेस टेम्परेचर पिछले 100 सालों में बढ़ा है, घटा नहीं है। अरे हॉलीवुड की तो मूवी बनी हुई है इस पे। एक्चुअली हॉलीवुड की जो मूवीज वाले हैं वो पेड़ पौधों और पार्कों से निकल करके आगे जा चुके हैं। हमारे बॉलीवुड वाले अभी भी पेड़ पौधों के चारों तरफ हीरो हीरोइन को गाना गवा रहे हैं। हॉलीवुड में इस तरह की मूवी बन जाए तो वो पहले दिन ही पिट जाएगी। अब पिछले 10 साल से कुछ बॉलीवुड में भी अकल आ गई, कुछ कायदे की मूवी वहां भी बनने लगी है। उससे पहले तो फूल और पत्ती लेके हीरो हीरोइन घुमा करते थे बॉलीवुड में। सर इसी समस्या पे कोई गंभीर चिंतन नहीं करते थे। आपने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी है इस तरह की? नो सर। हॉलीवुड का जो स्टार्स है ना, एक्टर्स, उनका कैरियर 50 साल में शुरू होता है, और जो वहां एक्ट्रेस है वो 40 से कम में वहां कोई एक्ट्रेस नहीं बन पाती, 40-45 से नीचे। मैदान अब बॉलीवुड निकल आया है। सोशल मीडिया के प्रेशर में बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनका कुछ बचा ज्यादा है नहीं। अब फूल पत्ती वाली मूवी दिख रही है इधर, पिछले 10-5 साल से नहीं दिख रही। नो सर। हॉलीवुड में तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं हॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत शौकीन हूँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, मुझे तो आज तक दिखी नहीं कोई फूल पत्ती वाली। कोई गाना भी नहीं होता। सर गाना तो होना चाहिए सर। हाँ, तुम जाके बनाना वहां लॉस एंजलिस में। तो सी सरफेस टेम्परेचर को आपको डिफाइन करना है, इसके पैटर्न को डिफाइन करना है। ये है क्या, इसे डिफाइन करना है। शुरुआती 40 शब्द। जैसे हमारे शरीर में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे हमें बुखार आ जाता है, ऐसी धरती का टेम्परेचर समुद्र का अगर 1.5 डिग्री बढ़ गया तो जान लो धरती बुखार से पीड़ित है। ओशियन टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रोब्स की स्पीशीज, छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस की स्पीशीज, उनमें नए नए म्यूटेशन होंगे और नई नई बीमारियां आएंगी। आज से 4 साल पहले किसी ने कोरोना का नाम नहीं सुना था। जो बर्ड्स हैं, जो फिशेज हैं,
वो माइग्रेशन करती हैं 2-2 हजार किलोमीटर, उनका माइग्रेशन पैटर्न बदल जाएगा, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बदल जाएगा। एल्गी में बहुत सारी एल्गी पनप जाएगी ज्यादा और बहुत सारी खत्म हो जाएगी। लाल एल्गी तो बहुत ज्यादा पनप जाएगी, वो तो गर्म टेम्परेचर में होती है, उसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। बरसात में गांव के पास पास आपने देखा होगा पोखरों से बदबू आने लगती है, मार एल्गी सड़ने लगती है, इतना ज्यादा हो जाती है एल्गल ब्लूम। एक सर इसके अंदर वो भी एरोपोर्टा करके वो भी तो फिर कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। और इसके अलावा जब एल्गल ब्लूम ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर की जो सरफेस है पानी की उसमें से न्यूट्रिएंट्स ये सारी एल्गी खींच लेंगी लाल वाली, तो नीचे जो पौधे और प्राणी है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके कारण कुछ एरिया में ज्यादा बारिश होगी और कुछ एरिया में सूखा पड़ने लगेगा। कुछ बैक्टीरिया सी फूड में अपने म्यूटेशन से नई नई बीमारी पैदा करेंगे झींगों में, मछलियों में, और उसे खा के आप बीमार पड़ जाएंगे। समझ में आ गया? आप तो लिख देंगे इसका उत्तर। जी सर, जी सर। अगला सवाल है जीन पूल सेंटर। जीन पूल सेंटर जो है, जीन पूल के केंद्र जो है जीन कोश के, वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी आशा है, यानी बहुत अच्छी चीज है जिससे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जीन पूल है क्या। जीन पूल होता है जो भी जीन्स मौजूद हैं उस स्पीशीज की धरती में, जितनी भी वैरायटी उसमें मौजूद है उसके डीएनए में, उस सबको कंजर्व करना। जीन पूल सेंटर इसीलिए बनाए गए। जीन पूल 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जीन पूल सेंटर क्या है? जीन पूल सेंटर बेसिकली मोटा मोटा ये जान लो, धरती पे जितनी अच्छी क्रॉप्स हैं, फसलें, और जितने हमारे काम के एनिमल्स हैं, धरती पे जितनी अच्छी फसलें हैं, क्रॉप्स मान लीजिए जितनी, सबका जीन पूल तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। धरती पर तो अरबों स्पीशीज है, हम सबका जीन पूल कैसे मैनेज कर लेंगे? कुल मिलाकर 100, 200, 300 ही हमारे काम के, तो पहले तो उन्हीं को कर लो। जी सर। तो जीन पूल सेंटर वो एरिया है जहां हमारी ये जो काम की फसलें हैं फोन में तो चलेगा, ठीक है, और काम के एनिमल्स हैं, कनेक्ट है ना, जैसे मछली, झींगा, कुत्ता, घोड़ा, गेहूं, गन्ना, मक्का, ये जहां पर ओरिजिनल रूप से धरती पे मिले थे, बाद में इंसान ने इनके बीजों को पूरे दुनिया भर में फैला दिया, लेकिन जहां इसे धरती पे ईश्वर ने ओरिजिनल रूप से पैदा किया, इसका मतलब वहां कुछ न कुछ कंडीशन ऐसी थी कि उसी मिट्टी से एक जगह पे मक्का बन रही है और दूसरी जगह पे गेहूं बन रहा है। उस बीज में कुछ न कुछ तो ऐसी चीज मौजूद है, मिट्टी तो सब जगह एक जैसी।
क्या होगा कि उससे हम बायोडायवर्सिटी को अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। एरिया ऑन द अर्थ when and where important crop plants and domestic animals originated, यही इसकी डेफिनेशन। जहां पर ये ओरिजिनेट हुए हैं ना, मान लो गेहूं की फसल है और ये ओरिजिनेट हुई है मैक्सिमम स्टेपीज में, सॉरी प्रेरीज में, यूरोप में। तो यूरोप में जो घास के मैदान है वहीं गेहूं पैदा हुआ है। मक्का तो शायद साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट, वहां इनसे मिलती जुलती वैरायटी भी ओरिजिनेट, जिन्हें हमने अभी तक पाला पोसा नहीं, लेकिन उनमें गुण ऑलमोस्ट वैसे। उसके माध्यम से जब हम इन्हें प्रिजर्व करेंगे तो बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व। यानी कि जिस रेंज में गेहूं उसी रेंज में और भी प्लांट्स मिलते हैं जो गेहूं से मिलते हैं। इसी को जीन पूल सेंटर कहा जाता है। अब पूरी धरती का जीन पूल अलग है। आपकी कंट्री में हो सकता है कोई जीन पूल आ जाए, तो वो आपका एक तरह का संसाधन ही तो हुआ, आपकी एक संपत्ति तो हुई। यस सर। तो जीन पूल सबसे बेहतर तो मिलता है इक्वेटर पे, लेकिन हमारे काम का जीन पूल अलग अलग जगह पे है। मेजर जीन पूल वही है, 4-5 ही हैं। वैसे तो 8 गिने जाते हैं, जिनमें 2 भारत में ही हैं। इंडियन जीन सेंटर कहा जाता है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस सिंधु नदी के किनारे, और दूसरा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में पूरा मिला के। तीसरा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का जीन पूल। चौथा है ईस्ट एशियन कंट्रीज का जीन पूल। 5वां है अफ्रीकन कंट्रीज का जीन पूल। 6ठा है साउथ अमेरिकन जीन पूल। 7वां है मिडिल ईस्ट का जीन पूल, जो गल्फ कंट्रीज है। ऊंट का जीन पूल वहीं मिला है। और एक है मेडिटेरियन। कल को अगर क्लाइमेट चेंज से गेहूं की फसल नहीं उगती, हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय आर एसेंशियल फॉर हाईलैंड एंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। क्या ये सवाल आप हल कर पाएंगे अपने आप से या नहीं? 5वां सवाल। सर कर लेंगे। मेरा आपसे कहना यह है कि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या नहीं है, ये सवाल बहुत आसान है और जीएस के लेवल के सवाल है। और आजकल जीएस में वो सीधे ऑप्शनल से उठा के सवाल रख देते हैं। 2 साल पहले जीएस में ऑप्शनल ने पूछ लिया और 2018 में जो सवाल ऑप्शनल ने पूछा वो 2021 में उठा के जीएस में रख दिया। इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अवश्य होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं अभी? चौदह लोग हैं सर। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे? इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय। बताएं।
थोड़ा टिपिकल सवाल है ये। सवाल उन लोगों को नहीं करना है जो कि बीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय। बताएं। शाबाश, बोलें। सर पहला तो सर इकोसिस्टम सर्विसेज में एग्रीकल्चरल सर्विसेज देख सकते हैं हम, क्योंकि एक मेजर पोर्शन को एग्रीकल्चर के को सपोर्ट करती है। जैसे पंजाब वाले रीजन में अगर हिमालय नहीं होगा तो उधर से कोल्ड विंड आएंगी, तो वेस्टर्न यूपी हुआ, पंजाब हरियाणा हुआ, तो इस रीजन में पूरा एग्रीकल्चर जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो सर एक तरीके से एग्रीकल्चर की जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं हिमालय से जो है इफेक्टेड हुई। सर दूसरा देख सकते हैं सोर्स ऑफ वाटर, इरिगेशन के लिए हुआ या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हुआ, तो सर वाटर की सर्विसेज जो है वो मिलती हैं। सर वाटर के साथ में हम देख सकते हैं रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि एनर्जी की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो सकती है इकोसिस्टम में। और सर हम क्लाइमेट वाइज देख सकते हैं, क्लाइमेट पे भी हिमालय का जो सर्विसेज है वो इफेक्टेड रहती है। मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कह सकते, बट इनडायरेक्टली जो क्लाइमेट है वो मेंटेन रहता है। सर इसमें सर अगला पॉइंट सर ये हो सकता है कि जो सर हमारा मॉनसून होता है सर, तो सर मॉनसून की विंड सर आगे जाके हिमालय में सर ट्रैप हो जाती हैं सर, जैसे कि गारो खासी जयंतिया है, तो सर वहाँ पे एक अच्छा खासा सर इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जो कि हमारे सर मतलब हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लिए सर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है सर। और दूसरा सर वहाँ पे क्योंकि सर हमारे यहाँ जो उत्तर भारत की नदियां हैं सर वो सारी की सारी हिमानीस और सर इस तरीके से डिपेंड होती हैं, तो सर वहाँ पे सर जो वाटर की सप्लाई होती है सर वो भी सर हमें सर हिमालय अच्छे तरीके से करता है, जिससे कि सर हमारे जो उत्तर भारत की जो जितनी भी सिंचाई परियोजना है सर उससे पानी कहीं ना कहीं मिलता है और सर वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है सर। अगर हमारा सर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो सर कहीं ना कहीं वो सर हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा सर। हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी और सर जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो सर कहीं ना कहीं हमारा जो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट है सर, जो हमारा आयात निर्यात है और देशों के साथ जो संबंध है सर वो भी कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छा होगा सर। सर राजनीतिक संबंध भी सर अच्छे होंगे सर। सर वन ऑफ द हम टूरिज्म सर्विसेज भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में हम देखेंगे तो जो हिमालयन रीजन है वहीं सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है वो। और वेटलैंड सर्विसेज, अभी वेटलैंड का सीन सर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, अभी 11 और नए वेटलैंड जुड़े हैं, तो इस जो तराई वाला भाबर वाला रीजन है इसी में आपको नए नए वेटलैंड्स मिलेंगे, तो फ्लड और उनसे भी मतलब वेटलैंड है तो फ्लड वगैरह को प्रिवेंट करेंगे, तो इस तरह की भी। सर हमारा जैसे कि सर ये जो हमारा हिमालय है सर वो हमारी सर जो ठंडी हवाएं आती हैं सर उनसे बचाता है, तो सर उनसे कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया है सर उसके लिए काफी जो है गुड इन्वायरमेंट सर डेवलप हो जाता है, जिससे सर हमारा नॉर्दर्न इंडिया में भी सर उसका इफेक्ट देखा जाता है सर। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की सर फसलें उगाई जाती हैं जो कि सर केवल भारत में ही एक अच्छा सेंटर बना हुआ है उसको सर, तो सर हम इसको सर इस तरीके से देख सकते हैं अगर मैं सही हूँ तो सर। देखिए अब मैं बताता हूँ, और किसी बच्चे को बताना हो तो बताएं। भाई राहुल बाबू तुम बिल्कुल शांति से पढ़ रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी मुझे चेहरा दिख रहा, कोई जवाब तुम्हारी तरफ से नहीं आया। तुम क्या दंपक मार के बैठ गए हो? नहीं सर। जवाब दीजिए भाई। जवाब दीजिए। आप पीटी के लेवल से तैयारी से काम नहीं चलेगा, तो कंसेप्चुलाइज करना है, वही आदत डलवाऊंगा मैं आगामी 2 से 3 महीने में। तैयारी करके बैठिए। 3 विषय के मैं पेपर कराऊंगा हर बच्चे को, क्वालिटी का, DSIR का भी कराऊंगा, और इसमें से वही कुछ वो सवाल छुड़वाऊंगा जो टॉप ज्योग्राफी के होंगे, कोर ज्योग्राफी के या कोर हिस्ट्री के या कोर पॉलिटिकल साइंस के। बाकी जीएस पॉइंट ऑफ
भविष्य में यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के पेपर कराऊंगा ऑप्शनल के, तभी आपकी कुछ समझ में आएगा। जीएस का अर्थ होता है सामान्य अध्ययन, नहीं, इसका अर्थ होता है महाअध्ययन। और ताकि आपके सब्जेक्ट तैयार हों। हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे इन्हीं 3 सब्जेक्ट से होंगे, कोई इन 3 के अलावा और किसी सब्जेक्ट से भी है कोई? अधिकांश सर इन्हीं सब्जेक्टों से। अरे 3 के अलावा भी कोई आज इनमें कोई और है बंदा, कोई और? सर मेरा हिंदी लिटरेचर है। सर मेरा हिंदी साहित्य है सर मेरा, राहुल भारद्वाज। सर अरे राहुल सांकृत्यायन महोदय, हिंदी साहित्य तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो आप ही राहुल सांकृत्यायन बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो तिब्बत वाले जो गधे थे उन पे 6 महीने बौद्ध साहित्य लदा रहा था, लेकिन वो गधे के गधे ही रहे। राहुल सांकृत्यायन तो पंडित बन गए बहुत बड़े। हिंदी साहित्य रख लेने से कोई व्यक्ति राहुल सांकृत्यायन नहीं बन जाता। न दिल्ली की कोचिंग 6 महीने करने से कोई बन जाता। पहले एनालाइज कर लो, मैं इन तीनों पेपरों को कराऊंगा आगामी 8-10 दिन में। जिद पर बताइए, अपने सब्जेक्ट को ऑप्शनल बहुत हिसाब से चुनिए, नहीं आप में और तबाही में एक ही कदम का फासला है, ज्यादा बड़ा फासला नहीं है। और सब्जेक्ट की जिद पे अड़ने वालों को एक ही चीज की गारंटी दूंगा, हार की। वो उन्होंने अपनी लेखनी से स्वयं लिख ली है, अपनी जिद से। अगला कोई बच्चा बोला, किसका कौन सा ऑप्शनल है? सर मेरा संस्कृत है, ब्रिजेश कुमार। सर मेरा हिंदी अलका त्रिपाठी। हिंदी। संस्कृत तुमने अभी पढ़ा, बता रहे थे मुझे 1.5-2 साल तुमने संस्कृत पढ़ा है। हेलो जी सर। तुमने 1.5-2 साल संस्कृत पढ़ा है? अभी सर पिछले वाले में सर मेंस नहीं मिला था, उसी के लिए मैं पढ़ रहा था। तो सर हाँ, लगभग 1 साल के आसपास हो रहा है सर। ये पहला अटेम्प्ट है संस्कृत से? हाँ सर, संस्कृत से मैं पहला अटेम्प्ट दूंगा। इससे पहले सर मैंने हिस्ट्री से दिया था सर। मेरी एक राय और है। जी सर। अगर इससे भी नंबर नहीं आता तो इसे अंतिम मान के तिलांजलि दे देना इस विषय को। जी सर, जी सर, ओके सर। अब तो मेंस का फॉर्म भरा जा चुका है, नहीं भरा जा चुका? नहीं सर, 25 लास्ट डेट है। अभी सर मैंने अपना नहीं फिलअप किया है। अभी 11 तारीख से ओपन हुआ है सर, लेट नाइट में। देख लो भैया, एक बार पुनर्विचार कर लो। जी सर। अगला कौन बच्चा बोला था अभी? अरे भैया हिस्ट्री अलका त्रिपाठी बोले थे, हिंदी। हाँ बताओ बताओ, तुम्हारा कौन सा है? मेरा हिंदी लिटरेचर है, बट मेरा मीडियम जो है जीएस का वो इंग्लिश है, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड इंग्लिश में रहा है। बट हिंदी से मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा मुझे लगी, और उसमें मार्क्स देनी मुझे लगा कि उसमें उठा सकते हैं हम नंबर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है। तो मुझे लगा कि हिंदी में भी ज्यादा हो सकता है। मेरी प्रिपरेशन ज्यादा पुरानी नहीं है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड बिफोर 1 मंथ मे बी। आपको हिंदी रखने की राय किसने दे दी? सर राय किसी ने नहीं दी, बस सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था। पहले सोशियोलॉजी हम पढ़े और फिर मुझे लगा कि पेपर 2 तो ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक टर्म्स थे, वुमेन एम्पावरमेंट और ट्रेडिंग और बाकी सारी सोशल चीजें। बट जो पेपर फर्स्ट था वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सोसाइटी से कनेक्ट कर रहा था, जो मेरे मतलब उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे बेसिकली इंडियन चीजों को ज्यादा जानना था, मेरा उसमें इंटरेस्ट बन रहा था, इंडियन पोएट्स या फिर बाकी सारी जो इंडियन चीजें हैं। तो इसलिए हम हिंदी को ऑप्ट किए और 1 महीने से पढ़ रहे हैं, और उसमें 4 उपन्यास हैं तकरीबन। तो बाकी चीजें तो मैंने कवर की है, उपन्यास वगैरह, कहानियां प्रेमचंद की। और अब पेपर 1 शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी में मार्क्स उठाया जा सकता है। अगर एक कंक्लूसिव पढ़ाई हो तो मार्क्स उठ सकता है। किसी एक लाइन को अगर आप 50 लाइन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तो साहित्यिक विषय रखिए, और अगर नहीं रखते हैं तो बिल्कुल मत रखिए। साहित्यिक विषय आपकी रचनात्मक कैपेसिटी पे निर्भर करता है।
यस सर। आपकी रचनात्मक क्षमता कितनी है? आपकी एक्सप्लेनिंग पावर पर नहीं डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर ले पा रहे हैं। आपके दिमाग में कितनी नई नई चीजें उगती हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी चीज की व्याख्या करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, उस पर निर्भर करता है। साहित्यिक विषय रखने की राय मैं किसी को नहीं, ये आपका अपना रिस्क है। बहरहाल मैं इन 3 पेपरों को जब कराऊंगा तो आप फिर और 2 लोग, जो अभी 3 लोग हैं, और चौथा कोई है जिसने कोई इस तरह का साहित्यिक विषय रख रखा हो या इन तीनों से अलग रख रखा हो? सर मुझे पता नहीं है, पर सर मैं इस बार सर मैंने कुछ ऐसा विचार किया था सर, कुछ चीजों को देखते हुए कि सर मैं हिंदी साहित्य पर सर मूव करूं, बट सर भाई मैंने प्लान सर मेरा टर्न नहीं किया सर। थोड़ा सर आप मार्गदर्शन करते तो। तुम्हारा पहला कौन सा था? सर मैंने सर ज्योग्राफी से मेंस लिखा था सर, 21 वाला। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना जी सर, इस हिसाब से आंसर राइटिंग करो। ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी आंसर राइटिंग में। ठीक है सर। आप ब्रजेश, आप भी ये ध्यान रखिए, आपकी हिस्ट्री की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। जी सर मार्क्स मुझे सर वहाँ कम मिले हैं, या तो इससे पहले मिले हैं तो 30-40 नंबर पहले स्केल्ड हो गए थे। तो सर मुझे लग रहा है कि आंसर राइटिंग में भी कमी है, प्लस स्केल में भी मेरे नंबर कुछ गए थे। स्केलिंग में तो एवरेज परफॉर्मेंस से निकलता है, वो तो टीचर वाइज और सब्जेक्ट वाइज की जाती है दुनिया में। जी सर, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट और टीचर आपके परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की अगर आपके 150 से मान लीजिए बैठे हिस्ट्री से मेंस में 70 में, और हिस्ट्री से बैठे 750, तो 150 में परफॉर्मेंस अगर उनकी ज्यादा अच्छी होगी तो एवरेज मार्क्स बढ़ेंगे। अब हिस्ट्री लेके बिल्कुल खन्ना बुद्धा बैठ गए बेवकूफ टाइप के लड़के, परफॉर्मेंस को स्केल्ड मार्क आपके कम करा देंगे, क्योंकि एवरेज परफॉर्मेंस प्लस जितने लॉट्स में कॉपियां बढ़ती हैं उतने लॉट्स में टीचर वाइज स्केलिंग होती है मॉडरेशन के हिसाब से। और वही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और स्केलिंग कैसी भी सही, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, स्केलिंग से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं इक्वलाइज करने के। बिल्कुल सर, क्योंकि सर इस समय मैथ और साइंस वाले सर बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, वो 400 में 390। भैया वहाँ मेरी बात ही नहीं समझे, मैथ लेकर 40 बच्चे बैठे हैं, हिस्ट्री लेकर 750 बैठे हैं, लेकिन 40 जो मैथ वाले हैं उनमें से 38 सब होशियार हैं, उनकी एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा है बच्चों की सबकी। या तो वो बच्चा भी हिस्ट्री ले लेता है जिसने हिस्ट्री कहा नहीं पढ़ा, तुक्के से पीटी निकल गया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी सर अभी जो एक बात, आपके स्केल मार्क घटते और बढ़ते हैं। सर अभी जो एक बात सुनने में आ रही है कि स्केलिंग सर यूपी लोक सेवा आयोग से खत्म कर दिया गया है सर। अब सर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर बातें यही आ रही है सर। अभी जो स्केलिंग खत्म करने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। हाँ सर, स्केलिंग के अलावा कोई दूसरा सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्पैरिटी आ जाएगी। कैपिंग की बात चल रही है सर, अब ये कैपिंग कर देंगे सर कि इतने मार्क्स से ऊपर किसी को मिलेंगे ही नहीं सर, तो ये बात चल रही है। लेकिन सर अभी तो स्केलिंग लागू करते वक्त की जाती है। जी सर 20 और जो 21 दोनों के मार्क्स सर अभी तो आया नहीं है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे स्केलिंग नहीं किया गया, इसी वाले साइंस के बच्चे जो हैं या मैथ के हुए वो ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं वो सब फेल कर गए हैं सर। ऐसा सुनने में आ रहा था, कोई कंफर्म जानकारी नहीं है लोगों के द्वारा। ये बताएं आप मुझे, ये जो 5वां सवाल है इसका मैं उत्तर देता हूं। बेसिकली देखो यार, मोटा मोटा आप ये जान ज्योग्राफिकल एरिया वो इसका फॉरेस्ट है, तो क्लीन एयर सबसे ज्यादा मिलती है, फॉरेस्ट से जितने प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं। तो इन्हीं जो मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, जैसे फूड है, वाटर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, शेल्टर है, टूरिज्म है, रिक्रिएशन है, यही सर्विसेज जो है हमें इसमें आंसर में फिट करनी है कि हाईलैंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी नहीं। हाईलैंड लोलैंड की जो सस्टेनेबिलिटी है एशिया में
वो क्या है कि हाईलैंड लोलैंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पूरे एशिया में जहां पूरा का पूरा ना तो प्रोडक्शन होता है, ना वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध हो पाती हैं जो हिमालय के कारण ही उपलब्ध है। तो हिमालय ना होता तो आप समझो कि जो बिहार का लोलैंड है वहां तो बारिश ही नहीं होती। सिंपल सा एग्जांपल है इसका। बारिश हिमालय में इसीलिए हिमालय से टकरा के तो बिहार में पूरे बारिश होती है, वहां बाढ़ आ जाती है उल्टी। दीज आर द बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल। अगर हिमालय ना होता तो पूरे उत्तर भारत में तो सूखा पड़ रहा होता। ये जो पेरिनियल रिवर्स है या गंगा यमुना, मुजफ्फरनगर मेरठ में सबसे अच्छी खेती होने का कारण ये है कि एक छोर पे दोनों के गंगा, एक पे यमुना है। बेस्ट फर्टाइल लैंड है वो। यही आपको लिखना है। हाईलैंड लोलैंड जो हमारा एरिया है सस्टेनेबल कैसे बना है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वहां जीवन कैसे संभव है, मोटा मोटा इसका अर्थ ये है सस्टेनेबिलिटी का कि वहां जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है, मौजें आ रही हैं। इसका कारण यही आपको लिखना है। क्लियर? जी सर। पांच सवाल मैं आज आपको दे रहा हूं। कल हम इसके दूसरे 5 सवाल करेंगे इसी पेपर के। ज्योग्राफी रह गया। कल आफ्टरनून में हम क्लास लेंगे। हरिओम मुझसे लगभग 2 बजे करीब फोन करके क्लियर कर लेंगे क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में किसी भी टाइम क्लास लेंगे, यही 1.5-2 घंटे। अब मैं आपको इस तरह की क्लासेज में ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ना हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यही पुराने पेपर कराऊंगा और नए नए सवाल बनाऊंगा, उनकी आपको आंसर राइटिंग करनी। और कल तक इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख करके हरिओम नोट कर लीजिए। जितने बच्चे इस क्लास में हैं उन सबको 5 प्रश्नों के उत्तर लिख करके और पोस्ट कर दें, भले ही वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है या नहीं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जीएस में मैं चाहता हूं कि जीएस आपकी 800 नंबर की जीएस है। 800 नंबर की जीएस में अगर आपके 550-600 नंबर आ गए तो आपके ऑप्शनल का बहुत रोल नहीं रहेगा। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? जी सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई शक शुबा, कोई मन में जिज्ञासा, जैसा मैं क्यों करूं इसे, मैंने तो संस्कृत ले लिया, मैंने तो फारसी ले ली, मैं तो अरेबिक का स्टूडेंट हो गया, मैं तो यूनानी भाषा में पढ़ूंगा। कोई शक शुबा तो नहीं है दिमाग में? नहीं मैं तो साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, है जी? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। लिख मारिए 2 घंटे में। तो ये भाई ये 5 सवाल आपको 3 घंटे में लिखने हैं। तो एक सवाल के लिए 45 मिनट के उत्तर हैं केवल। 45 मिनट पर डे ऐसे लिखना जब जब मैं क्लास लूंगा। इसे मैं कराऊंगा आप रेगुलर। और नूतन सॉरी हरिओम जो बच्चे नहीं है उन्हें साफ साफ लिख दीजिएगा कि कल से क्लास में आए। जी सर। जी सर। ओके सर। और इसकी 3 लिस्ट बनाइएगा। इसमें बेस ग्रुप से कितने बच्चे हैं, एडवांस से कितने और मैथ वाले ग्रुप से कितने। जी सर। एडवांस से तो पूरी प्रेजेंस चाहिए मुझे, बेस में तो सब तरह के हैं। ठीक है जी सर। तो कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए? लगभग 2 घंटे हो गए सर। आपको समझ में आया जो आज पढ़ाया गया? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। वो फिर जीन पूल में नहीं आई, लेकिन जनरली पूरी स्पीशीज अपने आप में इंटरब्रीडिंग होती है। मतलब सर कहने का मतलब ये है सर मोटा मोटा मतलब ये है कि बंदर अगर अमेरिका का है, मकाका मुलट्टा लाल मुंह वाला बंदर, और वही अगर जो यूपी का बंदर है तो वो इंटरब्रीडिंग होगा सक्सेसफुली। मतलब कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं, जनरेशन को नेक्स्ट जीन पूल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर। और नेचर में नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचना ही
नेचर के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर कोई पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है तो नेचर उसे अपने आप एक्सटिंक्ट कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। ठीक है सर। ये जीन पूल का कंसेप्ट। ठीक है सर। जीन पूल का मतलब ये है कि एक ऐसा तालाब, एक ऐसा पूल जिसमें सारी जीन पड़ी हो और वो जीन एक दूसरे से इंटरमिनेटिंग, मोटा मोटा इसमें। ठीक है सर। ठीक है सर। और कोई कंसेप्ट किसी को क्लियर करना हो? नो सर। ठीक है, फिर रखा जाए। जी सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर।